अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये पढ़ेंगे डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की कैटेगरीज। मैं आईटी सीरीज से पढ़ा रहा हूँ। अगर यही चीज़ जो है ये उन्होंने पीटीबी के बुक के ऊपर भी दी हुई है, वहाँ से आप करना चाहे वहाँ से कर लें, पर उसके अंदर उन्होंने इस तरह पॉइंट्स नहीं बना के दिए हुए। इसके अंदर पॉइंट्स है, इसके अंदर से समझना आसान होता है बहुत। इससे पहले जो था स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सिंपली हमने थोड़ा सा उसका डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो पूछ रहा है हाउ इज अ प्रॉब्लम डिफाइंड। प्रॉब्लम को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। डिस्कस द डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, पहले उन्होंने डेफिनेशन दिया, जरा इसे पढ़ लें पहले। इसकी डेफिनेशन तो देखते हैं कि हम एक प्रॉब्लम को डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे वो लिखा हुआ है उसने, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। कल भी हमने ये बात पढ़ी थी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अ क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम हेल्प्स द यूजर टू फाइंड द सोल्यूशन। वो कह रहा है कि जो एक अच्छी तरह से डिफाइन की गई प्रॉब्लम होती है ना, वो यूजर को मदद देती है उसका सोल्यूशन फाइंड करने में। अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व इफ इट इज नॉट डिफाइंड करेक्टली। कहते प्रॉब्लम सही तरह से सॉल्व नहीं हो सकती जब तक उसे करेक्टली डिफाइन ना किया जा सके। बिल्कुल ठीक बात की है उसने। वो देखें, अब हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक एलईडी है, उसके लैंप खराब हो गए हैं, अब वो चल नहीं रही। हम जब तक उसको डिफाइन नहीं करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम है, और उसे हम जब तक डिफाइन नहीं करेंगे कि वो उसको हुआ क्या है, जब तक हम उसे फाइंड ही नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम क्या है, वो चल ही नहीं रही, ये प्रॉब्लम है हमारी। अब प्रॉब्लम को सही से डिफाइन करना है हमें कि क्यों नहीं चल रही। उसे हम करंट नहीं दे रहे तब नहीं चल रही, उसकी वायर में कोई प्रॉब्लम है तब नहीं चल रही, उसके कार्ड में प्रॉब्लम है तब नहीं चल रही। तो अब हमने से उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। ये बात कल भी मैंने आपको पेन वाली जो एग्जाम्पल थी उसके जरिए समझाई थी। बिल्कुल वही चीज़ यहीं पे भी है। अब इसकी आगे हमने ना स्ट्रेटजीज पढ़नी है। आ रहे हैं वो पढ़ते हैं। कहते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज जो हैं वो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इफ़ इट इज़ नॉट डिफाइंड वेल, अगर वो सही से डिफाइन ना की जाए इन दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर अगर हम उसे सही तरह से बयान ना करें प्रॉब्लम को, तो दी स्ट्रेटजीज आर एज फॉलोज। तो ये स्ट्रेटजीज जो दी गई हैं, इनके जरिए हम उसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, फर्स्ट उसने कहा हुआ है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। गेन लेना बैकग्राउंड, पुराना नॉलेज उसका, यानी उसका माजी देखना। कि जैसे अब एलईडी हमारी खराब हुई है, तो हमने देखना है कि इससे पहले भी ये खराब हुई है। जैसे अब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है ना कि आपको इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे हाथ पे स्वेलिंग हो जाती है, तो डॉक्टर ये पूछता है कि आपको पहले भी इससे हुआ है। वो गेन बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं, हमारा बैकग्राउंड नॉलेज चेक करते हैं कि पहले भी ये हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं इसने क्या लिखा हुआ है। कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशन। कहता है ये जो सिचुएशन वहाँ पे बनी होती है ना, उसको अंडरस्टैंड करने एंड सर्कमस्टेंसेज, और उनके जो हालात होते हैं इन विच दी प्रॉब्लम इज अकरिंग, जहाँ पे प्रॉब्लम हमारा जो मसला है वो हो रहा होता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए गेन बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट अलाउज द यूजर टू अंडरस्टैंड द गिवन स्टेट। वो कहते हैं जो हो रहा होता है ना उस वक्त, उस चीज को समझने के लिए यूजर को बहुत हेल्पफुल होती है। अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत ही ना एक अच्छी चीज है। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट द सिचुएशन, व्हाट द सोल्यूशन विल लुक लाइक। वो कहता है इसी चीज को जब हम करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि जो हमारा सोल्यूशन होगा वो किस तरह निकलेगा। विल लुक लाइक एंड हाउ टू मैयर द सोल्यूशन, और हम किस तरह उसे परफेक्टली सोल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं उस चीज का। ये चीज है सिंपल। गेन बैकग्राउंड नॉलेज के ये सारे जो हैं, ये उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। और उससे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि ये क्यों जरूरी है। आगे आगे उन्होंने सेकंड कैटेगरी क्या है, यूज गैसेस। ये हमने कल भी किया था। जैसे कैंडिड सोल्यूशन के अंदर होता है ना अनप्लान्ड थिंग, वैसे इसके अंदर भी है। अब हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं अपनी गैस बेस पे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सिम्टम्स, घर में एक बंदा बीमार हो जाता है, उसी का सिम्टम्स दूसरे में नजर आने लग जाते हैं, मगर उसे वो बीमारी होती नहीं है। ठीक है। एक सिंपल गला खराब होता है। अब जैसे कोविड-19 की जो सिम्टम्स थे वो भी यही थे, खांसी का हो जाना, जुकाम, बुखार,
ये सिम्टम्स थे और अलहदा फिर एक और सिम्टम्स थे। तो यूजिंग गैसेस के अंदर ना हम यही चीज़ डिफाइन करते हैं। अब उसे तो सिंपल खांसी हुई थी, हम उसको गैस कर रहे हैं जी इसको कोविड-19 लगता है, क्योंकि उसे भी कोविड हुआ था, तो उसके अंदर भी यही सिम्टम्स थे, इसलिए मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं यही वाले। तो ये गैस बेस पे होता है कि उसका जो गैस है ना, वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे यही बताया हुआ इन्होंने, द गैसेज आर टाइपिकली बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। वो कहते हैं आपका पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर ना जो गैस हैं, अगर हम गैस बेस के जरिए हम डिफाइन कर रहे हैं ना प्रॉब्लम को, तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे वो डिपेंड करता है। जितना आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ के अंदर, उतने अच्छे आपके जो गैसेज है ना वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं सोल्यूशन के लिए। द यूजर विद मोर एक्सपीरियंस कैन गैस बेटर। जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम में, तो उसके जो गैस हैं वो ज़्यादा बेटर होंगे। आगे आ रहती है थर्ड कैटेगरी, कहते हैं ड्रा पिक्चर। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। कहते हैं जी एन अदर स्ट्रेटजी इज टू ड्रा पिक्चर टू फिल द अंडरस्टैंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। वो कहते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं ना होती, उसे हम डिफाइन करने के लिए ना एक तस्वीर बनाते हैं। ये देखें जैसे नीचे बनी हुई है, ठीक है। The pictorial representation of the problem can help to understand a problem easily। वो कहते हैं जो हमारे हम जब ऐसे तस्वीरी शक्ल जो होती है ना प्रॉब्लम की, वो हमें आसानी से प्रॉब्लम को समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए मदद देती है। एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग द पिक्चर ऑफ प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। वो कहते हैं अब ये जो ड्राइंग की एक पिक्चर दी गई है नीचे, तो ये नीचे दी गई है। अब ये देखें, उन्होंने ये 3 साइंस ये बनाए हुए हैं टेलीफोन के। वो कहते हैं इन सबको प्लस करें तो 30 बनता है। अब इन्हें इक्वल डिवाइड करें 30 को, क्या होगा? 10। टेलीफोन का हमें पता लग गया कि 10 है। अब आगे आ जाएं, यहाँ पे भी टेलीफोन है, ये 10 का हो गया। आगे ये 2 मैसेजेस के साइंस उसमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पे 8 है, रह गया, क्योंकि 10 तो निकल गया, 8 रह गया पीछे। अब 8 को हम डिफाइन करेंगे, 4 + 4 8 होता है ना, तो ये भी तो 2 ही हैं, 4 4 8। अब हमें मैसेज का भी पता चल गया कि इसके 4 नंबर हैं, ठीक है। आगे आ जाए, अब मैसेज आ गया है, इसको यहाँ पे रखेंगे 4, और माइनस ये उसने 2 और साइंस दे दिए हैं, और यहाँ पे आंसर उसने 2 दिया। हमें इसका पता है बट इसका नहीं पता। अब 4 में से 2 गए तो 2 बने ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे इसने 1 माउस दे दिया, इसका हमें वैल्यू पता था इस साइन की 10 है, ठीक है। इस साइन की भी वैल्यू पता थी हमें 4 है। अब इसकी वैल्यू नहीं पता। अब थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे ये 2 थे साइंस, तो ये 2 वैल्यू दे रहे थे, एक निकल गया, एक रह गया, तो ये एक वैल्यू देगा, ठीक है, क्योंकि हाफ हो गया ना उसका, तो एक वैल्यू देगा। अब ये प्लस वाला बाद में करेंगे, क्योंकि हमने ये बोर्ड मास रूल के जरिए करना है ना। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 जार 40, 40 + 1 41। ये आंसर आ गया हमारा। देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। अब अगर हम इसे वैसे कर लेते तो हमने नहीं था हो सकता। अगर हम इसे नंबरिंग में लिख लेते या इसको बाइनरी लैंग्वेज में सॉल्व करते तो हमसे नहीं सॉल्व होना था। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्लियरली इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। कहते हैं ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने दी थी ना नीचे, ये हर चीज़ की जो थी ना वो रिप्रेजेंट कर रही थी वैल्यू को। अब जैसे ये वाला सिंबल आ गया, हैज़ अ वैल्यू ऑफ 10। देखिए हमने पीछे से ही कंफर्म कर लिया था कि ये 10 है, यहाँ पे भी उसने 10 दिया, सो हमारी एक वैल्यू करेक्ट हो गई। आगे ये आ गया साइन, हैज़ अ वैल्यू ऑफ 4। ये देखें अब इसके 4 आ गई वैल्यू, ये भी हमने पीछे कर लिया। एंड दिस साइन हैज़ अ वैल्यू 1। ये देखें ये भी बिल्कुल सही हो गया हमारा। These values can be used to find the missing information in the last line। वो कह रहे हैं कि लास्ट लाइन में जो मिसिंग है इन्फॉर्मेशन, उसको लेने के लिए ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो काफ़ी कारआमद साबित हो सकती हैं। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, ऐसा ही हुआ, वो तमाम की तमाम वैल्यूज थी वो बहुत कारआमद साबित हुई वैल्यू निकालने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस। अच्छा हमने ना कल पढ़े थे जो 5 स्टेप्स पढ़े थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उन सबको हमने ना ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। कल तो हमने एक छोटी छोटी सी उनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और थोड़ा थोड़ा ना उनका ओवरव्यू लिया था।
बट अब एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है, कि ये होती क्या चीज़ है, ठीक है। अब फर्स्ट हमने कर लिया डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम, अब सेकंड पे आ रहे हैं प्रॉब्लम एनालिसिस। कहते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गिवन प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम हमारे पास होती है, जो मसला आता है हमारे पास, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाला स्टेप यूज किया जाता है, प्रॉब्लम एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ही समझना होता है या उसको डिफाइन करना होता है, डिफाइन समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व इट। कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, ठीक है। A clear understanding of a problem helps the user to solve it correctly and easily। कहते जब वो जितना अच्छे से उसे समझेगा ना, उतना अच्छा यूजर उसे सॉल्व कर सकता है, आराम से कर सकता है और इजीली और करेक्टली सॉल्व कर सकता है। इट आल्सो सेव्स मनी, ये आपका पैसा बचाती है, टाइम भी बचाती है, एंड रिसोर्सेज भी कवर करती है। यही बात हमने कल भी पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल a riddle or puzzle can be solved easily after understanding it properly। वो कह रहा है जो राइडल होती है हमारे पास, ये एक पजल होती है, जो ये देखें उसने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है। कहता है कि हमारे पास जो पजल होती है ना, वो आराम से सॉल्व की जा सकती है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद। जब हमारे पास ये आती है तो हम इसे एक मरतबा देखते हैं कि ये तस्वीर है क्या चीज़, ठीक है। फिर हम उसे सोचते हैं कि कौन सा पीस कहाँ पे लगेगा, कौन सा कहाँ पे लगेगा, हम अंडरस्टैंड करते हैं उसे, ठीक है। तो जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम आराम से उसे सॉल्व कर देते हैं इजीली। यही बात उसने यहाँ पे बताई है। उसके बाद इसने थोड़ा सा और बताया हुआ है, देखें नीचे कह रहा है वो द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। कहते हैं ये एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व की जा सकती है। द रेड लाइट रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम, कहता है रेड लाइट प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ये इसने ना ट्रैफिक का बनाया हुआ है, ये ट्रैफिक लाइट्स हैं। कहते जो रेड लाइट है ना, वो प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हमारे पास ना एक प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। द येलो लाइट रिप्रेजेंट इट्स एनालिसिस, ये एनालिसिस को शो करती है। बट रियल लाइफ में ये स्टॉप, ये होती है गेट रेडी, और ये होती है स्टार्ट, ठीक है। इसी चीज को उसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। कहते हैं जो रेड लाइट है वो प्रॉब्लम को शो करती है, येलो लाइट एनालिसिस को, उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन निकल आता है। सिंपल सी थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं। अच्छा इसके अंदर ना प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए उसने 5 चीजें बताई हैं, ठीक है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे यही चीज पूछता है ना कि ये बीमारी आपको कब से है, ये आप बीमारी आपको क्यों हुई, या आपने कुछ खाया था तो आपको ये बीमारी हो गई, ये आप कहाँ थे, सर्दी में होती है आपको अक्सर या गर्मी में होती है, क्या वक्त था, क्यों हुई। तो ये सारे जो क्वेश्चंस करता है ना, वही चीज उन्होंने कही होती है। ये 5 W's उसने कहा है यहाँ पर, ठीक है। ये W's का मतलब है 5 अल्फाज W से शुरू होने वाले। जैसे हम W फैमिली कहते हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश ग्रामर में, वही चीज यहाँ पे आ गई है। 5 W's टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। 5 W's आर द बेसिक एलिमेंट्स दैट हेल्प इन फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब 5 W's जो हैं ये सोल्यूशन को इजीली फाइंड करने के लिए ना, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। A problem can be understand by identifying the 5 W's in the problem analysis। कहता है अगर हम इन 5 W's को देख लें ना या ढूंढ लें एक प्रॉब्लम के अंदर, तो हम इजीली जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन एनालाइज कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आगे चलते हैं। ये देखें अब उसने यहाँ पे 5 W's शो करवा दी। The 5 W's आर एज फॉलोज। पहला है व्हाट। अब हमारे पास प्रॉब्लम आई, हमने देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। इट इंडिकेट्स द टास्क टू बी डन, कि हमने करना क्या है, प्रॉब्लम है क्या चीज, ठीक है। सेकंड W आ गया हु। इट इंडिकेट्स द पर्सन टू डू द टास्क। कहता है जिसने टास्क डू करना हो, अब हम बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हमारे कंप्यूटर में कोई पीसी में कोई मसला होगा तो हम उसे इंजीनियर के पास लेके जाएंगे, ना कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाता है थर्ड वाई, ये हुआ क्यों। इट इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ द टास्क, उसका पर्पस क्या था, ये क्यों हो गई प्रॉब्लम हमारे हमारे साथ। आगे आ जाता है व्हेन, कब हुई। इट इंडिकेट्स द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द टास्क, ये कहता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो टाइम होता है ना, उस चीज को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। आगे आ जाती है फिफ्थ है हमारे पास वेयर। इट इंडिकेट्स द लोकेशन वेयर इट शुड बी डन, जहाँ पे ये टास्क परफॉर्म होना होता है उस जगह के लिए वेयर को यूज करते हैं। अब वेयर आएगा तो जगह का नाम आएगा, देन आएगा तो कब,
वाई, क्यों, हु, कौन, व्हाट, क्या। ये 5 चीज़ें जो हैं वो कहता है अगर हम इन सब के सवालों के जवाब ढूंढ लें तो हम प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हमारे पास इजीली आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है। सपोज द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गिवन। कहता है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, एक बच्चों की लिस्ट बनाए इन द स्कूल, एक स्कूल में हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर ए, जिनके नाम ए से शुरू होते हैं। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ अल्फाबेटिकल डिक्शनरी ऑफ द स्टूडेंट्स। कहता है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी डिक्शनरी बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। द टास्क शुड बी कंप्लीटेड इन 1 वीक, और एक वीक के अंदर, एक वीक की उसने लिमिट दी है हमें कि आप टास्क को इतनी देर में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब हम 5 Ws को यूज करते हुए इसका हल ढूंढेंगे। बट क्या हमने करना क्या है, हमने बनानी है एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नेम स्टार्टिंग विद द लेटर ए, जिनके नाम ए लेटर से शुरू हो रहे हो। उसके बाद हु, किसकी, कौन, ठीक है, स्टूडेंट्स की। ये भी हमें पता है कि हमने स्टूडेंट्स की बनानी है, तो वो आ गया हु में। हमारे 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्रॉब्लम को। आगे आ गया वाई, क्यों बनानी है, टू प्रिपेयर द डिक्शनरी, क्योंकि हमें एक डिक्शनरी चाहिए स्टूडेंट्स की। ठीक है, ये हमारे 3 जो है ये कवर हो गए क्वेश्चन, हमें समझ आ गई कि हमने करना क्या है। आगे आ गया फोर्थ स्टेप। इसमें क्या पूछ रहा है, वो कहता है व्हेन, कब, कितनी देर में। ठीक है, इन अ वीक, ये भी हमें पता लगा है। चलें, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। वेयर, एट स्कूल, क्योंकि ऑब्वियसली हमने स्टूडेंट्स की बनानी है तो स्टूडेंट्स स्कूल में होते हैं, तो वहीं पे हमने बनानी है। ये 5 हमने किया तो हमें अंडरस्टैंड होगी कि प्रॉब्लम है क्या, अब इसका सोल्यूशन भी हमने निकाल लेना है इजीली। The 5 Ws is above example indicates the different elements of the problem. It helps in understanding the problem clearly and finding its solution. वही बात जो हमने ऊपर की है कि ये जो 5 Ws हैं इनकी एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने डिफरेंट एलिमेंट्स जो थे ना प्रॉब्लम के, उन्हें अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया, जिसने यूजर को हेल्प की उसका सोल्यूशन फाइंड करने में और उसे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। 2 स्टेप्स हमने कर लिए, अब थर्ड स्टेप क्या था, प्लानिंग द सोल्यूशन। हम सोल्यूशन को प्लान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज प्लान्ड आफ्टर डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। कहते हैं सोल्यूशन तभी प्लान किया जा सकता है जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लेंगे और प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेंगे। जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम असल में है क्या और इसने कैसे ठीक होना है। ठीक है, तभी हम सोल्यूशन प्लान करेंगे। ठीक है, the problem is assessed to be find the right strategy to solve the problem। कहते हैं कि प्रॉब्लम मांगती है अच्छी स्ट्रेटजी, इजी सही स्ट्रेटजी मांगती है खुद को सॉल्व करवाने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो वो चीज सही नहीं ना होती। तो उसी चीज को उसने यहाँ पे कहा है। दिस फेज स्पेसिफाइज द एक्शन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो कहता है ये उस अमल को बयान करता है, ये वाला स्टेप, जिसके जरिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट आल्सो स्पेसिफाइज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन। कहता है इसी के अंदर हमने देखने होते हैं कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को सॉल्व रखते हुए हम क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसी हिसाब से अब सोल्यूशन हम प्लान करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमें रिक्वायर होती हैं। मैनी स्ट्रेटजीज आर अवेलेबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैन बी suitable for the solving different types of the problem. The selection of the strategy is very important and should be done carefully। वही बात उसने सारी कही हुई है। कहता है कि स्ट्रेटजीज है ना मुख्तलिफ, हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ये काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं एक प्रॉब्लम को ना प्लान करने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ये नेचर पे डिपेंड करता है प्रॉब्लम की कि हमें कौन सी स्ट्रेटजीज चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, कम करती है, बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। दिस सिलेक्टेड स्ट्रेटजी मस्ट बी बेटर देन अदर स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कहते जो स्ट्रेटजी हम करेंगे ना प्लान, वो तमाम तर स्ट्रेटजी से इजी और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कम टाइम कंज्यूम करेगी, कम रिसोर्सेज लेगी, कम मनी जो है हमारी वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एज फॉलोज। तो नीचे दी गई हैं स्ट्रेटजीज। पहली स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड कॉन्क्वायर। ठीक है,
The divide and conquer strategy divide a complex problem into the smaller problem. The smaller problem can be solved separately. ठीक है, वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ब्रीफ प्रॉब्लम आ गई है, जो हम अगर इकट्ठे सॉल्व करेंगे तो हम उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम अच्छे से फाइंड नहीं कर सकते। तो उसी चीज को उसने कहा है, कहता है कि हम इस प्रॉब्लम को ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया पहले जी, इस इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया, फिर इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया। तो ऐसे कर करके हम पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना प्रॉब्लम की, उसे रिलीज कर देती है। जो हमें नजर आने में होती है ना कि हाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये कितना मुश्किल काम है, तो वो चीज निकल जाती है। ठीक है, जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, मगर अगर हम कहें कि उसे एक ही स्टेप के अंदर सॉल्व करें तो वो हमसे सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी काम होता है, उसे सोचना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, बट अगर हमारे पास ऐसे वो एक गिवन प्रॉब्लम है तो पहले इस स्टेप को हमने सॉल्व कर लिया, फिर इस स्टेप को कर लिया, फिर इसको कर लिया, फिर इसको, एंड पे आंसर कलेक्ट कर लिया हमने, तो वो जो है हमारा सोल्यूशन अच्छा और बेस्ट और इजीली निकल आएगा। नेक्स्ट आ जाए, गैस चेक एंड इम्प्रूव। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्ट्रेटजी आ गई। अब इसको पढ़ते हैं। द गैस चेक एंड इम्प्रूव स्ट्रेटजी इज यूज्ड टू डिफाइन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यूजिंग गैसेस। इसमें भी गैस आ गए कि हम उसको कैसे करेंगे, गैसेस के जरिए। द सोल्यूशन इज देन चेक फॉर करेक्टेंस। तो फिर सोल्यूशन जो है इंप्लीमेंट करेंगे ये चेक करने के लिए वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, हम अपने गैस बेस के ऊपर सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, उसके बाद उसे चेक करने के लिए इंप्लीमेंट करेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं। द सोल्यूशन इज refined and improved if it is not according to the expectations। कहता है अगर हमारा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट नहीं है या बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है मगर बिल्कुल ठीक नहीं है, या हमारी एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं है, तो हम उसको दोबारा से सही करेंगे, उसके अंदर जो मिस्टेक्स आ रही हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इट इज आ रिपीटेटिव स्ट्रेटेजी। ये रिपीटेटिव है, यानी लूप होती है ना, जैसे ये एक सर्कल है, ये लूप है, यहाँ से चलेगा बंदा यहाँ पे आ जाएगा, फिर चलेगा फिर आ जाएगा, इस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये यही चीज होती है रिपीटेटिव, यानी इसको घुमा घुमा के आ सकती है, रिपीट रिपीट होती रहेगी तब तक जब तक हमारा प्रॉब्लम जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो जाता, हमारी एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं हमें काम मिल जाता। ठीक है, the process continues until the expected solution is achieved। मतलब जब तक हमारे पास एक्सपेक्टेड सोल्यूशन नहीं आ रहा था तब तक ये जो है रिपीट करता रहेगा अपना काम, वही बात आ गई सारी। अब नेक्स्ट आ रहे हैं, थर्ड स्ट्रेटेजी है एक्ट इट आउट। ठीक है, एक्ट करना, इट आउट फौरन कर देना। ठीक है, एक्ट इट आउट स्ट्रेटेजी फाइंड्स द लिस्ट ऑफ टास्क टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये क्या करती है, कहते हैं आपने पहले जो दो स्टेप्स हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, उनके अंदर हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम को डिफाइन प्लान कैसे करना है, कौन सा सोल्यूशन आएगा, उसे हम प्लान किस तरह करेंगे। और इसके अंदर हम क्या सोचते हैं, कहते हैं कि वो इसके अंदर हम वो स्ट्रेटजी सोचते हैं जिसके जरिए हम सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, टास्क कौन सा आएगा। ठीक है, to solve a problem the list of tasks is then performed to solve the problem। जो हमारे पास हम लिस्ट बनाएंगे टास्क को सॉल्व करने की, फिर वो सॉल्व किया जा सकेगा प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम को तभी सॉल्व किया जा सकेगा जब हम टास्क की लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, आगे आ जाती है फोर्थ स्ट्रेटेजी, प्रोटोटाइप। दी प्रोटोटाइप स्ट्रेटेजी इज ड्रा दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखिए प्रोटोटाइप इसके नाम से जाहिर हो रहा था, प्रोटो पिक्चर या प्रोटोटाइप, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ही निकली है। ठीक है, पिक्चर टाइप कह लें इसे। क्या कहता है वो कि इसके अंदर हम उसके सोल्यूशन को ना पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक पिक्चर बना लेते हैं जिसके जरिए हम इजीली हमें समझ आ रहा है, हम प्लान कर सकते हैं सोल्यूशन को कि उसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे हम उसके ऊपर। इट हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। कहता है कि इसके जरिए जो यूजर है ना उसको इजीली पता चल जाता है कि सोल्यूशन को किस तरह से इजीली हमने इंप्लीमेंट करना है और उसके इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के, ठीक है, उनको समझने में उसे आसानी होती है।
अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। नेक्स्ट क्या कहते हो, कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन हम पहले भी पढ़े हैं, गैस बेस के ऊपर ही होता है। ये वही बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहते हैं वर्ड कैंडिडेट मींस इज समथिंग अनप्लान्ड। अनप्लान्ड चीज जो हो वो कैंडिडेट कहलाती है। द कैंडिडेट सोल्यूशन इज टाइपिकली फाउंड यूजिंग गैसेस विदाउट डिटेल प्लानिंग। इसके अंदर हम प्लान कोई नहीं करते, सीधा सीधा सा एक गैस करते हैं कि इसको ये मसला है तो हम इसके ऊपर ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। कहते हैं ये हमारे रिसोर्सेज और या टाइम तो बचाता है, बट मे नॉट बी दी एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मगर ये सही सोल्यूशन नहीं होता प्रॉब्लम का, मेरे ख्याल। कभी हो भी सकता है मगर हमेशा ही नहीं होता। एग्जाम्पल उन्होंने दिया, सपोज वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन प्ले क्रिकेट इन द स्कूल। कहते हैं हम ये चाहते हैं कि पूरे स्कूल के अंदर ना जितने भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनका नंबर लें। अ कैंडिडेट सोल्यूशन कैन बी फाउंड एज फॉलोज। तो कैंडिडेट सोल्यूशन अगर हम फाउंड करें तो वो ऐसे फाउंड हो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन प्ले क्रिकेट इन वन क्लास। एक क्लास के अंदर जो बच्चे खेलते हैं उसको फाइंड करें, फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं सब क्लासेस के साथ। ये हमारी गैस बेस होगी। हो सकता है कि एक क्लास में जितने खेलते दूसरी क्लास में उतने ना खेलते हो, बट ये हमारा गैस होगा कि हर क्लास में एक जैसे होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई द नंबर विद टोटल नंबर ऑफ द क्लास इन द स्कूल। ये वही चीज आ गई। ये देखें पूरी गैस बेस आई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। कहता है हाउ इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम सिलेक्टेड। ये लास्ट पॉइंट है अब हमारा आ गया। कहता है गिव एन एग्जांपल। कहता है एग्जांपल दें। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। अ प्रॉब्लम मे हैव मैनी डिफरेंट सोल्यूशन। एक प्रॉब्लम के पास कितने मुख्तलिफ सोल्यूशन हो सकते हैं। The selection of the best solution from the available solution is very important. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम के लिए अच्छे से अच्छा सोल्यूशन जो है वो सिलेक्ट किया जाए। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच पॉसिबल सोल्यूशन शुड बी चेक्ड। जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं उनको देखते हैं, उनको चेक करते हैं, और फिर जिसके अंदर सबसे कम डिसएडवांटेजेस हों और एडवांटेजेस ज़्यादा हों तो फिर वो सोल्यूशन सिलेक्ट कर लिया जाता है ताकि हम प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकें। There are different factors that affect the solution of a particular solution. The basic factors used to select a solution are as follows. अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं सोल्यूशन को, वो हैं फर्स्ट है स्पीड। ठीक है, द सिलेक्टेड सोल्यूशन मस्ट प्रोवाइड क्विक एंड फास्ट रिजल्ट। कहता है सोल्यूशन हम पहले तो वो देखेंगे तमाम सोल्यूशन में से कि उसकी स्पीड कैसी है, वो कितनी जल्दी जो है वो प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, कितना टाइम रिक्वायर करेगा वो प्रॉब्लम को ठीक करने का। जितना कम करेगा उतना अच्छा सोल्यूशन होगा। ये फर्स्ट हो गया हमारा पॉइंट। अब सेकंड पे आ रहा है कॉस्ट। वो मनी कितनी कंज्यूम कर रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, आगे आती है कॉम्प्लेक्सिटी। उसके अंदर यानी वो कॉम्प्लेक्स कितना है, हमें मुश्किल तो नहीं होगी उसे सॉल्व करने के लिए, या वो हमारे माइंड सेटअप से ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। ये चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। अब उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। कहता है सपोज वी नीड टू सर्च द नेम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम ऑन द वेबसाइट। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन मैनी वेज। कहता है हमने अब एक लिस्ट नेम स्टूडेंट का सर्च करना है एक वेबसाइट से, तो वो काफ़ी तरीकों से कर सकते हैं। डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम का आर एज फॉलोज। कहता है डिफरेंट सोल्यूशन वो नीचे दिए गए हैं। पहला जो है कहता है लुक एट द ईच नेम ऑन द वेबसाइट अनटिल द रिक्वायर्ड नेम इज फाउंड ऑन द लिस्ट एंड्स। कहता है कि हम पूरी लिस्ट के अंदर ना तलाश करेंगे कहाँ पे उस बच्चे का नाम आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो जब तक नहीं मिलता हमें हम उसे सर्च करते रहेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद उसने सेकंड सोल्यूशन दिया हुआ है। कहता है प्रिंट द लिस्ट एंड देन फाइंड द रिक्वायर्ड नेम फ्रॉम द पेपर। कहता है कि आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल लें। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा हमारा जो होगी कॉस्ट वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी कैसे कम होगी, क्योंकि पहले हमारी डिवाइस यूज हो रही थी, वो अब इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कर रही थी, हमारी मच एफर्ट कंज्यूम कर रही थी। ठीक है, क्योंकि वो लाइट इफेक्ट होता है आंखों पे, तो वो ज़्यादा एफर्ट कंज्यूम कर रही थी। बट जब हम पेपर के ऊपर करेंगे तो वो कम लेगी। उसके बाद कॉपी द लिस्ट ऑफ नेम टू अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के ऊपर, एक्सेल की एक वर्कशीट के ऊपर आप कॉपी करें एंड शॉर्ट इट अल्फाबेटिकली, और उसे अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें। दिस सर्च बिकम्स वेरी इजी इफ द लिस्ट इज sorted। अगर वो लिस्ट सॉर्ट हो गई ना
तो वो बहुत इजीली हम नेम को ढूंढ सकेंगे। उसके बाद फोर्थ उसने क्या किया, प्रेस कंट्रोल प्लस एफ टू डायरेक्टली सर्च द रिक्वायर्ड नेम। वो कहता है ये कंट्रोल प्लस एफ क्लिक करें और डायरेक्टली आप सर्च कर लें वहां पे सर्च ऑप्शन में जाके। द डायलॉग बॉक्स ऑन द वेबसाइट विद द लिस्ट इज अपेयर्स। तो वो बहुत इजीली हम इस सोल्यूशन से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलेंगे नीचे कह रहा है ईच ऑफ द अबव सोल्यूशन में टेक सर्टेन टाइम। मतलब हर सोल्यूशन जो टाइम तो लेगा। वन सोल्यूशन में बी इजियर देन अदर सोल्यूशन, एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन से काफी इजी है। द बेस्ट सोल्यूशन मस्ट बी सिलेक्टेड ऑन दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इजीली एंड लेस एफर्ट। तब हम इनमें से वो देखेंगे सोल्यूशन जो लेस एफर्ट ले रहा है और इजीली सॉल्व हो रहा है, तो वो सबसे लास्ट वाला ही है जो इजीली हमसे कंट्रोल प्लस एफ करेंगे सर्च करेंगे और वो हमें नाम दे देगा। बट बाकी सब में ऐसा नहीं है, हमें ढूंढना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज।